नमस्कार दोस्तों, ट्रैक टेस्ट नंबर 1 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से आप सभी का हम वेलकम करते हैं। आइए हम लोग आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं जो कि पेपर की बेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिशियन के बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला और फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। तो देखिए ये पेपर में काफी बार आ चुका है, 2-3 पेपर में बहुत बार आया है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से रखें, ध्यान दें। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन में होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन में जो कौन सी ऊर्जा होती है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भैया संयोजी इलेक्ट्रॉन है परमाणु में, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। तो देखिए दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु में, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। यानी उसमें कौन कौन सी ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा भी होगी और गतिज ऊर्जा भी होगी। तो क्या आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन के आंसर कि संयोजी इलेक्ट्रॉन में जो ऊर्जा होती है कौन कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि चालक पदार्थ में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आपको यह बताना है कि जो चालक पदार्थ हैं उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, इसको समझते हैं। चालक पदार्थ में जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी होती है, 3 होती है। इसके बारे में समझ लेते हैं। तो आप लोग क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए इसको समझते हैं। जो चालक पदार्थ हैं उसमें अगर आपसे पूछा जाए संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे, 4 से कम होती है, लेस देन 4। 4 से कम 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो आप लोग समझ गए होंगे 4 से कम क्या हो जाएगा, चालक पदार्थ। अगर आपसे पूछ ले कि अर्धचालक में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो क्या होगा, 4 के बराबर। समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि जब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 के बराबर हो तो वह कौन सा पदार्थ कहलाएगा, अर्धचालक कहलाएगा। लेकिन अब इसके आगे भी एक और है कुचालक, उसको समझते हैं। लेकिन जब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए, 4 से अधिक हो जाए, यानी 6, 7, 8, 4 से अधिक हो गई, तो इसको क्या बोला जाता है, कुचालक बोला जाता है। आप लोग समझ गए होंगे सब। ठीक है, चालक क्या हो गया, चालक उसको बोला जाएगा जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होगी, लेस देन 4 होगी, यानी 2, 3, 1 हो सकती है। फिर अगर 4 के बराबर हो गई तो कौन सा पदार्थ हो जाएगा, वह अर्धचालक हो जाएगा। अगर 4 से ज्यादा हो गई तो वह क्या हो जाएगा, कुचालक यानी इंसुलेटर। ठीक है, इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। एक बार थोड़ा सा हम लोग चालक, कुचालक और अर्धचालक क्या इसके बारे में समझ लेते हैं। चालक दोस्तों उसे बोला जाएगा जिसमें से करंट फ्लो होता है, वो क्या हो जाएगा, कंडक्टर यानी चालक। फिर कुचालक किसे बोला जाएगा, इंसुलेटर। कुचालक यानी इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर उसे बोला जाएगा जो करंट में प्रवाहित ही होने नहीं देता, करंट को फ्लो होने का मार्ग ही नहीं देता, उसे क्या बोलेंगे, कुचालक। वो कहता है कि हमसे करंट एक भी नहीं फ्लो हो सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। और अर्धचालक क्या है, जो चालक और कुचालक दोनों के गुण रखता है, यानी वो कुछ कहता है कुछ करंट फ्लो भी हो जाए और कुछ करंट ना भी फ्लो हो, तो क्या कहला गया, अपना अर्धचालक कहला गया। तो हम लोग इसको समझ लिए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, चालक में। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट फ्लो होती है, तभी तो चालक में दोस्तों करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना क्वेश्चन तीसरा आ गया है। थर्ड क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ में करंट फ्लो होती है, अब किसके कारण होती है, अभी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके थे कि जो कोई भी पदार्थ होगा उसमें एक करंट फ्लो होगी, तो किसके कारण होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगी। कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर मटेरियल है, तो उसमें जो भी करंट फ्लो होगी किसके कारण होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जो बाहरी मुक्त रहता है परमाणु में, वह इधर उधर विचलन करते रहता है और करंट को फ्लो में मार्ग प्रदान करता है, तो क्या हो गया, अपना मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वो क्या कहता है। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, बोला क्वेश्चन है कि परमाणु भार होता है। आप लोग बताइए परमाणु भार क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ पर ऑप्शन बी होना था, थोड़ी सॉरी, इसके लिए ऑप्शन सही ढंग से प्रिंटिंग नहीं हो पाया, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछे कि परमाणु भार हम कैसे व्यक्त करेंगे, तो दोस्तों परमाणु भार व्यक्त करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रोटॉन का भार ले लेंगे, प्रोटॉन का जितना भी भार है प्लस प्रोटॉन का जितना भी भार है। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, अगर आपसे कभी पूछ ले कि जो परमाणु भार है वो कैसे व्यक्त किया जाएगा, क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, जो परमाणु भार है क्या है, प्रोटॉन का भार है, कितना प्रोटॉन वजन है उसका वजन ले लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद किस पे पहुंचेंगे, न्यूट्रॉन में, तो क्या करेंगे, न्यूट्रॉन का वजन लेंगे। ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजन को इकट्ठा कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उस पदार्थ का परमाणु भार हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कहता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में बहुत बार आ चुका है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहता है, आपको बताना है कि आवेश की इकाई क्या होती है। बहुत ही सरल क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी इकाई वाला क्वेश्चन, तो इसको जरूर याद रखें। आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कूलाम। देखिए और इसकी दूसरी भी इकाई होती है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या होता है, क्यू, कूलाम यानी क्यू से हम लोग दर्शाते हैं आवेश को। क्यू बराबर क्या हो गया, आई यानी करंट इंटू टी यानी समय। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कूलाम जो है, आवेश जो है, करंट और समय का गुणनफल होता है, यानी धारा और समय का क्या होता है, आवेश गुणनफल होता है। तो देखिए इसकी इकाई भी क्या क्या हो सकती है दूसरी, ये क्यू यानी आवेश धारा की इकाई क्या हो गई, ये हो गई एम्पियर। ठीक दोस्तों, ये एम्पियर हो गई। फिर टाइम की इकाई क्या होती है, सेकंड होती है, इसकी इकाई क्या हो सकती है, एम्पियर इंटू सेकंड भी इकाई है। तो आवेश की इकाई क्या क्या हो गई, 2 इकाई हो गई, एक तो कूलाम हो गया और दूसरी क्या हो गई, एम्पियर इंटू सेकंड हो गई। अगर आवेश को रिप्रेजेंट करना है तो आवेश क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें थोड़ा सा इकाई देख लेते हैं किसकी किसकी है। तो एम्पियर किसकी हो जाएगी, धारा की इकाई हो जाएगी, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। फिर वोल्टेज किसकी हो जाएगी, वोल्टेज विभवांतर की हो गई, विभव की हो गई और विद्युत भाग बल की हो गई। तीनों की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। और वाट किसकी होती है, यह पावर की इकाई होती है। हम लोग सभी इसमें समझ लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो 5वां का आंसर क्या हो जाएगा, कूलाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला, पृथ्वी का विभव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी का आपको दोस्तों बताना है विभव क्या होता है। तो पृथ्वी का विभव क्या होता है दोस्तों, 0 वोल्ट होता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, पृथ्वी का जो विभव है वह कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। क्योंकि पृथ्वी में अगर कोई वायर जोड़ भी ले तो उसमें कोई करंट नहीं फ्लो होता है, क्योंकि उसका विभव 0 होता है। लेकिन पृथ्वी एक चालक प्लेट जरूर है, वह चालक प्लेट के समान कार्य करती है, लेकिन उसमें कोई विभव नहीं थी। जैसे एक कोई तार ले लीजिए आप, साधारण से तार, वह चालक का कार्य तो करेगी लेकिन उसमें कोई भी विभव नहीं होता है। तार में कोई भी विभव नहीं होता है। विभव होता है किसमें, सोर्स वोल्टेज, करंट सोर्स। जैसे बैटरी हो गई, बैटरी में विभव है, उसमें ईएमएफ है, उसी में विभवांतर है, तो क्या होता है, बैटरी होती है। और जनरेटर हो गया, ये सारे इसमें क्या होते हैं, विभव होते हैं, विभवांतर होता है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। पृथ्वी में क्या होता है, 0 वोल्ट का विभव होता है, इसमें कोई भी प्रकार का विभव नहीं होता है। लेकिन यह एक क्या है, चालक प्लेट जरूर है। पृथ्वी को क्या बोलते हैं, यह एक चालक प्लेट है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, उसको भी समझते हैं विस्तार से। तो देखिए जो पृथ्वी की जो धारिता होती है, तो क्या होती है, पृथ्वी की धारिता फ्रेंड्स क्या होती है, आप लोग बताएंगे क्या, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर आंसर दिया करें। तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी की जो धारिता होती है क्या होती है, अनंत होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पृथ्वी की धारिता क्या है, अनंत है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे हम लोग डिफाइंड कर सकते हैं, इसको पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। जैसे C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपान क्या हो जाएगा, V। अब हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0 होता है। तो आवेश मान के चलिए कोई भी हो, उसके बाद अगर 0 का हम लोग भाग देते हैं, किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, इन्फिनाइट बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, अनंत बार जाएगा। तो इसलिए पृथ्वी की अगर धारिता पूछा जाए कितनी होती है, तो पृथ्वी की धारिता
अनंत ओम होती है। इसमें से एक क्वेश्चन और रहता है जो कि डाउट का रहता है, उसके आंसर कितना होता है 711 माइक्रोफैराड होता है। क्योंकि अगर वहां पृथ्वी की त्रिज्या की बात कर लिया जाए कि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, तब उसकी बताइए पृथ्वी की धारिता कितनी होगी, तब वहां पास 711 माइक्रोफैराड होता है। लेकिन यहाँ पास क्या होगा, अगर पृथ्वी की धारिता बस क्वेश्चन पूछे और उसमें 711 माइक्रोफैराड नहीं दिया हो ऑप्शन में, तो हम लोग क्या लगा देंगे, अनंत लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये कैसे आता है। ये किसका सूत्र है, धारिता का सूत्र है। कैपेसिटर बराबर क्या होगा, आवेश अपन वोल्टेज, कैपेसिटी बराबर। तो ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग कुछ अंकी क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, खूब शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। दोस्तों हम इसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन के क्रम बाय क्रम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, जो कि ला करके और उनको विस्तार से भी समझेंगे। कौन क्वेश्चन कैसे होता है इसके बारे में समझेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे, क्रम बाय क्रम अपना चलता रहेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। धीरे धीरे हम लोग काफी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे क्रम बाय क्रम। तो विद्युत धारा की इकाई, अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, विद्युत धारा की इकाई क्या हो रही है, एम्पियर। एम्पियर किसकी है, विद्युत धारा की इकाई है। फिर एक बार बता देते हैं वोल्ट किसकी है, ये विभवांतर ईएमएफ इनकी इकाई है। फिर वाट किसकी है, वाट अपनी पावर की इकाई हो जाएगी। पावर बराबर पी इंटू क्या होगा, पी बराबर V इंटू आई हो जाएगा। फिर ये प्रतिरोध रेजिस्टेंस किसकी इकाई है, ये रेजिस्टेंस की इकाई हो गई। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, इसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है। वाट किसकी होती है, पावर की इकाई होती है। वोल्ट किसकी होती है, विभवांतर की होती है। एम्पियर किसकी होती है, धारा की होती है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदिश राशि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। तो आपको बताना है कि सदिश राशि इसमें से कौन सी है। तो देखिए दोस्तों इसमें सदिश राशि जो है कौन सी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान रखेंगे आप लोग, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह क्या है, एक प्रकार की सदिश राशि है। विद्युत विभव, विद्युत आवेश, ये क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि है। आप सदिश राशि किसे बोलेंगे, अदिश राशि किसे बोलेंगे। तो सदिश राशि उसे बोला जाता है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। तो इसको क्या बोला जाता है, सदिश राशि। जैसे देखिए अगर हम लोग कुछ भी लिखते हैं, जैसे अगर यच लिखें, ये लिखें, या फिर इसको हम यफ लिखते हैं, ठीक, जो बल होता है, इसमें क्या होगा, इसमें एक दिशा भी होगी कि हम किस दिशा में बल लगाए हैं और कितना बल लगाए हैं, कितने न्यूटन का बल लगाए हैं। तो इससे क्या हम लोग को पता चल जाता है, इसमें दिशा भी है और क्या है, इसमें दिशा भी है। और दोस्तों हम लोग क्या समझ रहे थे, सदिश राशि। अब हम लोग समझते हैं अदिश राशि। तो देखो अदिश राशि किसे बोलते हैं, जिसमें से केवल परिणाम बस होता है, जिसमें केवल परिणाम बस होगा, उसमें कोई दिशा नहीं होगी, तो उसको क्या बोला जाएगा, अदिश राशि। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता चल गया होगा, सदिश राशि कौन सी है। तो सदिश राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है संधारित्र की धारिता क्या है। अभी हम लोग संधारित्र की धारिता पढ़ रहे थे वहां पास कि कैपेसिटी कितना स्टोर करेगा, संधारित्र कितना स्टोर करेगा, C बराबर Q अपान V पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पास हम लोग समझते हैं कि संधारित्र की इकाई क्या है, धारिता की इकाई क्या है। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी इकाई फैराड हो जाएगी। ठीक है, ये फैराड किसकी इकाई है, धारिता की इकाई है। वोल्ट किसकी है, ये तो समझ लिए, विभवांतर की, ओम रेजिस्टेंस की, धारा करंट की है। तो हम लोग सभी समझ लिए। तो धारिता की इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों, फैराड हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वोल्ट किसके समान होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वोल्ट आपको बताना है किसके समान होता है। एक वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम, इसका मतलब क्या है, कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो देखिए 1 वोल्ट, तो हम लोग ये समझते हैं ये भी है, भी बराबर क्या होता है, W अपान Q, ये भी बराबर होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि W अपान Q जो होता है किसके बराबर होता है, V के बराबर होता है। अब देखिए W यानी क्या है, कार्य, कार्य को हम लोग W से प्रदर्शित किए, तो कार्य अपान आवेश ये हो गया। अब कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, जूल से। कार्य की इकाई क्या हो गई, ये जूल हो गया। फिर इसके बाद प्रति हो गया, ये बटे हो गया, और आवेश की इकाई क्या है, कूलम। तो ये किसके, ये क्या हो गया, जूल प्रति कूलम। इसलिए आप लोग इसमें समझ गए होंगे कि अगर हमसे पूछा जाए कि वोल्ट
या बोल्ट किसके समान है, एक बोल्ट है तो एक बोल्ट किसके समान था, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर। हम लोग समझ लिए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए, पेपर में आता है कि एक बोल्ट किसके समान होता है, तो एक बोल्ट किसके समान होता है, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखें और एक दो बार अगर वीडियो आप लोग देख लेंगे तो ये क्वेश्चन रट जाएंगे। इस तरह हम इसीलिए इनको बार बार रिपीट करते जाते हैं कुछ को, कि आप लोगों को देखते ही देखते सब रट जाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर कौन सा कैसे आंसर आता है ये भी हम लोग समझते हैं विस्तार से। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 आया है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये क्या कहता है, इसको समझिए। संधारित्र की धारिता की इकाई है क्या है, फैरेड है। ये भी क्वेश्चन क्या है, वही है, आगे वाला क्वेश्चन है, एक बार रिपीट हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम परावैद्युतिक सामर्थ्य का माध्यम आपको बताना है कि ऐसा कौन से यहाँ पास माध्यम है जिसकी परावैद्युतिक सामर्थ्य सबसे कम है, तो इसमें आपको बताना है। देखिए दोस्तों, सबसे कम अगर परावैद्युतिक सामर्थ्य की बात करें तो किसकी होती है, वायु की होती है, जो कि क्या होती है, 1 होती है। फिर अभ्रक के तो अधिक होती है, कांच के भी अधिक होती है। और ये अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, कैपेसिटी ग्रहण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कैपेसिटी ग्रहण कर सकता है। अब देखिए कैपेसिटी कौन ग्रहण करता है, आपको ये बताना है कि कैपेसिटी कौन ग्रहण करता है, कैपेसिटी कौन इसमें ग्रहण कर सकता है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए इसको, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्टैटिक विद्युत द्वारा उत्पन्न की जाती है, यानी स्थिर विद्युत हम लोग कैसे उत्पन्न कर पाएंगे। तो देखिए विद्युत 2 प्रकार की हो जाती हैं। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। विद्युत कितने प्रकार की हो जाती हैं, 2 प्रकार की हो जाती है। कौन कौन सी, एक स्टैटिक विद्युत हो जाती है यानी स्थिर विद्युत हो जाती है, और एक गतिक विद्युत हो जाती है। तो स्थिर विद्युत उसे बोलते हैं जो चल नहीं सकती, वह कैसे उत्पन्न होती है। देखिए रासायनिक विधि से कौन सी होती है, गतिक होती है। ठीक है, और जो घर्षण विधि से होती है वह कौन सी होती है, स्टैटिक विद्युत यानी स्थिर विद्युत होती है। किसी में किसी पदार्थ को रगड़ दिया जाए, किसी धातु को किसी पदार्थ में रगड़ दिया जाए तो इसमें क्या हो जाता है, कोई चार्ज आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, स्थैतिक विद्युत। जैसे आप लोग पढ़े होंगे शायद कि रेशम की कपड़े में अगर उसके कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और रेशम के कपड़े पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। उसी प्रकार है, तो उसमें क्या आ गया, घर्षण किए हम लोग, रगड़े, तो उसमें कौन सा चार्ज आ जाए, स्थिर विद्युत उत्पन्न हो गई। तो ये इसका मामला था। अगर हम लोग गतिक विद्युत के समझे तो गतिक विद्युत कितने हैं, रासायनिक हो गया, जनरेटर हो गया, चुंबकीय क्षेत्र से पैदा होती है। तो इसमें क्या होती है, गतिक विद्युत भागबल पैदा होता है, जो कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट में फ्लो हो सकता है। क्या घर्षण वाला विद्युत फ्लो हो सकता है, नहीं फ्लो हो सकता, इसलिए क्या इसको क्या बोलते हैं, स्थैतिक विद्युत बोला जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गति आवेश उत्पन्न कर सकता है, एक गतिमान जो आवेश है, तो एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझते हैं विस्तार से। एक गतिमान जो आवेश है वो क्या उत्पन्न कर सकता है, तो देखिए केवल विद्युतीय क्षेत्र नहीं, केवल चुंबकीय क्षेत्र नहीं, केवल विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। जी हाँ, एक गतिमान आवेश जो होता है वो क्या करता है, एक केवल विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, मतलब वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को रखता है। कौन सा आवेश, गतिमान आवेश। अगर आपसे पूछा जाए स्थिर आवेश क्या रखेगा, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र ही रखेगा। और अगर कोई आवेश चलता है तो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों रखता है। अब आवेश कैसे चलता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, चार्ज होता है यानी आवेश होता है। तो जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ चार्ज यानी करंट होता है, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसे क्या बोला जाता है, धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो वही आवेश है, उसी में आवेश फ्लो होता है, उसी में वो जब फ्लो होता है किसी कंडक्टर से तो क्या होता है, उसमें क्या एक विद्युत ऊर्जा और एक चुंबकीय ऊर्जा दोनों को क्या करता है, वो रखता है अपने साथ, उसके साथ रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में और ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक बार और क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए एक बार हम लोग इसको दोबारा एक बार रिविजन कर लेते हैं फटाक से, 1-2 मिनट के अंदर। चलिए रिविजन कर लेते हैं, इनका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों जी, संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में आप लोग क्या बताएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चालक पदार्थ में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है क्या है, 4 से कम होती है।
ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ में करंट फ्लो होता है, किसके कारण होता है करंट फ्लो? किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होगा तो किसके कारण होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे, विस्तार से हम लोग चर्चा कर लिए हैं। फिर अगला है, परमाणु भार कैसे व्यक्त किया जाएगा? तो परमाणु भार क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का भार क्या कहलाया जाएगा? अपना परमाणु भार कहलाया जाएगा। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आवेश की इकाई क्या होती है? तो आवेश की इकाई क्या होती है दोस्तों? कूलाम होती है, ये हम लोग समझ लिए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, पृथ्वी का अगर विभव पूछा जाए आपसे कि पृथ्वी का विभव कितना है, तो कितना होता है? ये 0 वोल्ट होता है, ये भी हम लोग समझ लिए हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों पृथ्वी की धारिता क्या होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूरे हैं उनको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। फिर सदिश राशि इसमें से क्या है आपको बताना था, सदिश राशि क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार की क्या है? सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संधारित्र की जो धारिता होती है उसकी इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? फैराड होती है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 वोल्ट किसके समान है? तो इसको हम लोग समझ चुके हैं, 1 वोल्ट किसके समान है? 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर है, क्योंकि V बराबर क्या हम लोग अभी समझे थे? W/Q, यानी कार्य अपान आवेश, ये हो गया 1 वोल्ट के समान। फिर अगला क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता की इकाई क्या होती है? तो संधारित्र की धारिता की इकाई क्या होती है? फैराड होती है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, सबसे कम परावर्तित समर्थ का माध्यम क्या होता है? तो वायु होता है, जिसमें सबसे कम परावर्तित समर्थ होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, कैपेसिटर ग्रहण कर सकता है, तो इसमें क्या होगा? कैपेसिटी कौन ग्रहण कर सकता है? इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। फिर अगले क्वेश्चन के मूव करते हैं, स्टैटिक विद्युत द्वारा उत्पन्न की जाती है, यानी स्थिर विद्युत हम लोग कैसे उत्पन्न करेंगे? तो किसके द्वारा करेंगे? घर्षण द्वारा करेंगे। ठीक है, अगर गतिमान विद्युत उत्पन्न करना है तो बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, इनसे हम गतिमान विद्युत उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये 16 नंबर अपना क्वेश्चन हो गया। लास्ट अंतिम क्वेश्चन कि एक गतिमान आवेश जो होता है वो अपने साथ क्या रखता है? तो गतिमान आवेश क्या होता है? उसमें उसके साथ विद्युत आवेश भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, दोनों होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख लिए होंगे, आप लोगों को लगभग क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे, क्योंकि हम इसको 2-3 बार रिवीजन भी कर चुके हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद भी हो गए हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई दिक्कत आ रही है तो। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम लोग क्रम बाय क्रम धीरे धीरे करके काफी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तो आप लोग देख सकें। ठीक फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।